हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग पीट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। इसमें हमने 3 फेज जान लिए थे, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हमने देखा था कि प्री ऑपरेटिव फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है जैसे ही पेशेंट का सर्जरी डिसाइड होता है, जैसे ही पता चलता है कि इस पेशेंट की सर्जरी होनी है, उस टाइम पीरियड से जो प्री ऑपरेटिव फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। कब तक? वो होता है जब तक पेशेंट हम ओटी तक शिफ्ट नहीं कर देते, ठीक है, जब तक पेशेंट हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाता ओटी तक, वो होता है उसका प्री ऑपरेटिव फेज, ठीक है। उसके बाद इंट्रा ऑपरेटिव जाना था। इंट्रा ऑपरेटिव में हमने पढ़ा था जैसे ही पेशेंट एंटर करता है ओटी के अंदर, तो उस ड्यूरेशन में हम ओटी के अंदर जो भी उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं टिल जब तक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में ट्रांसफर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इंट्रा ऑपरेटिव केयर। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट होती है जैसे ही पेशेंट ओटी से पोस्ट ऑपरेटिव में जाता है टिल पेशेंट के डिस्चार्ज तक, तो ये हो जाता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या जाना था। तो पेरी ऑपरेटिव की हमने डेफिनेशन जानी थी, ये 2 वर्ड से बन रहा था, पेरी एंड ऑपरेटिव। तो ये एक ऐसी नर्सिंग केयर है, इट इज अ केयर प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, है ना। यानी कि पेशेंट की सर्जरी होने से पहले, ड्यूरिंग सर्जरी और पेशेंट की सर्जरी होने के बाद जो भी नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। क्यों दे रहे थे? टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, कंफर्ट एंड रिकवरी, ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी कंफर्म कर सके, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करा सके और रिकवरी को फटाफट उसको इंश्योर कर ले, ठीक है। तो ये जान लिया था हमने पेरी ऑपरेटिव के बारे में। फिर हमने इसके 3 फेज देख लेते, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हमने जान लिया था कब से स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होती है जैसे ही पेशेंट की सर्जरी डिसाइड होती है, और एंड्स कब होती है? जैसे ही पेशेंट ओआर में शिफ्ट हो जाता है। उसमें नर्सेस के रोल जाने थे हमने, उसमें पेशेंट को एजुकेट करना है, उसकी सर्जरी के बारे में बताना है, कितनी देर का प्रोसीजर होने वाला है, कितनी देर सर्जरी चलेगी, जो भी पेशेंट के जो भी क्वेरीज है उनको जो एज अ नर्स, जो प्री ऑपरेटिव नर्स है उसे एजुकेट करना है। तो प्री ऑपरेटिव नर्स का जो मेन रोल है वो यही रहेगा, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म कंसर्न वेरिफिकेशन करना है। मैंने बताया था कि कंसर्न लेना नर्सेस का काम नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करना नर्सेस का काम है कि कंसर्न लिया जा चुका है या नहीं लिया जा चुका है, ठीक है। आपको कंफर्म करना है कि पेशेंट का कंसर्न लिया है सर्जन ने या नहीं लिया है, ठीक है। फिर देखा था हमने प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, जिसमें हमने जान लिए थे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में कि चेकलिस्ट में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है, कौन सी सर्जरी होने वाली है, प्रोसीजर कंफर्म करना है, किस साइट की सर्जरी होनी है, सर्जिकल साइट कंफर्म कर लेते हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी उसके ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, सीटी, एमआरआई जो भी है वो सब हम लोगों को पहले से इंश्योर करके रखना है कि ओटी जाने से पहले वो पेशेंट के पास होने जरूरी है, ठीक है। फिर हमने उसमें देखा था कि पेशेंट को पार्ट प्रिपरेशन करानी है, और जो भी उसके मेटालिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेटालिक ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए वो सब हम लोगों को रिमूव कराने हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था कि हम प्री ऑपरेटिव फेज में जो नर्स है वो उसका क्या क्या रोल रहेगा। उसके बाद लास्ट था एंजाइटी रिडक्शन, इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को जो भी एंजाइटी हो रही है उससे बात करना है, उससे कम्युनिकेट करना है, उसके एंजाइटी के लेवल को कम करना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है ना। तो जो भी उसके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको एज अ नर्स वो सॉल्व करना है। तो ये सारा काम हम करते हैं प्री ऑपरेटिव फेज में, क्लियर है। एक और बात की प्री ऑपरेटिव फेज में जो भी आपकी पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज होंगे, जैसे डीप ब्रीदिंग, स्पायरोमेट्री, ये सब आपको प्री ऑपरेटिव फेज में ही बता देने हैं, क्योंकि इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में तो उसको एनेस्थेटिक ड्रग्स का इफेक्ट रहेगा, तो पेशेंट आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो ये जो भी प्री ऑपरेटिव, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज है वो सब हम लोगों को प्री ऑपरेटिव फेज में ही बता देनी होती है, क्लियर है। फिर इंट्रा ऑपरेटिव देखा था। इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है? जो ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, जैसे ही पेशेंट ओटी में आ गया, ठीक है, उस ड्यूरिंग में उस ड्यूरेशन में जो भी हम केयर दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर, क्लियर है। फिर उसमें आज हमें देखना था कि WHO ने एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जनरेट की है, ठीक है। ये क्या होता है? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इंट्रा ऑपरेटिव फेज में कोई भी एरर, ठीक है, या कम्युनिकेशन को अच्छा बेटर करने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फेज में सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और पोस्ट ऑपरेटिव फेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
तो ये है हमारा WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। अगर मैं इसको स्टार दूं तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। नॉर्थ सेट में काफी बार पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड पूछा जाएगा, क्लियर है। तो ये हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है इसकी। तो जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट तो ये किसने दिए हमें, ये दिए हमें WHO ने ये लिस्ट जनरेट करी है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। क्या क्या पार्ट्स है, पहला है साइन इन, दूसरा है टाइम आउट और थर्ड है साइन आउट। इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है इसमें टोटल 19 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, 19 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ये नॉर्थ सेट आई गेस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया था कि 12, 15, 19 और 20, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, अगर कंपोनेंट पूछ रहा है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के तो वो होते हैं हमारे 19, और अगर आपको फेजेस पूछ रहा है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के तो वो होते हैं हमारे 3 फेजेस, क्लियर है। ये तो हो गए हमारे 19 कंपोनेंट्स और ये 3 हो गए हमारे 3 फेजेस, ठीक है, 3 फेजेस। अब साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट को याद रखने के लिए, अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है ऐसे तो आप इसका एक निमोनिक है उसको याद रख सकते हो कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के 3 फेजेस कौन कौन से हैं। उसे हम बोलते हैं सी टो सो, ठीक है। सी से साइन इन, टी से टाइम आउट एंड एसओ से साइन आउट, क्लियर है। तो ये इसका निमोनिक हो गया सिटोसो। तो सिटोसो से हमें याद रहेगा कि भाई सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, 3 फेजेस क्या है, सॉरी कंपोनेंट्स तो 19 है, ठीक है, ये 3 फेजेस है। सिटोसो से हम लोग को याद रहेगा साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इन तीनों फेजेस में क्या क्या होता है। तो बात करें अगर साइन इन की, तो साइन इन कब आता है, ये फेज कब आता है, ये फेज आता है बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया, यानी कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ड्रग्स देने से पहले जो फेज आता है उसे हम बोलते हैं साइन इन, क्लियर है। अब साइन इन में क्या होता है, साइन इन में जो होता है वो बेसिकली 2 लोगों का रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन, एक नर्स का और एक एनेस्थेटिस्ट का, ठीक है। वैसे तो पूरी टीम अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इन 2 लोगों का साइन इन फेज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नर्स और दूसरा है एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब साइन इन अगर हो रहा है तो साइन इन फेज में नर्स पूछेगी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पेशेंट को कंफर्म कर लेंगे, क्या पता कि दूसरा पेशेंट आ गया हो ओटी में, है ना, कि तो ये चीज आपको कंफर्म करनी पड़ेगी कि जिसकी सर्जरी होनी थी, जो पेशेंट आज के लिए पोस्टेड था, वही पेशेंट आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो साइन इन फेज में बेसिकली नर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, वो वर्बली बोलेगी और एनेस्थेटिस्ट के साथ ये चीज कंफर्म करेगी, ठीक है। आईडी बैंड चेक कर सकते हैं, हमने प्री ऑप फेज में आईडी बैंड वगैरह लगाए थे, ठीक है, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था हमने, तो वहां पे नर्स पूछेगी उसका पेशेंट हैज कंफर्म्ड, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करेगी और पेशेंट कंफर्म कर लेगी कि हाँ यही पेशेंट है, ठीक है। उसमें उसके आइडेंटिटी पूछ लेगी, साइट पूछेगी, सपोज करिए लेफ्ट हर्नियोटोमी होनी है उसकी, ठीक है, तो साइट को कंफर्म कर लेगी कि सबको पता है कि लेफ्ट साइड की सर्जरी होनी है ना, ऐसा तो नहीं कि राइट साइड की होने वाली है, ठीक है। तो नाम कंफर्म कर लिया पेशेंट का, साइट कंफर्म कर ली सर्जरी की, उसके बाद क्या है, प्रोसीजर को कंफर्म कर लिया, ठीक है। प्रोसीजर क्या होने वाला है, हर्नियोटोमी होने वाली है या फिर
कोई और प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोगों को साइट कंफर्म करनी है नर्स को, और आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करना है और प्रोसीजर कंफर्म करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट कंफर्म करना है, ठीक है। नर्स का काम कंसेंट कंफर्म करना है, लेना नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंसेंट लेना है, ये किसका काम है, ठीक है। तो हमें लगता है कि नर्स का काम है, नहीं, नर्स का काम है कंसेंट लिया गया है या नहीं लिया गया, इस चीज को कंफर्म करना। कंसेंट लेना हमेशा डॉक्टर्स का काम है। क्लियर है? तो आपने आइडेंटिटी देख लिया, ये कंफर्म कर लिया, डॉक्टर से वर्बली और अलाउडली बोलना है ओटी में, ठीक है। जो फ्लोर नर्स होगा, जो सर्कुलेटिंग नर्स होगा, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूछेगा कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी क्या साइट है, किस साइट की सर्जरी होने वाली है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, कंसेंट लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पेशेंट कंफर्म कि हाँ भाई यही पेशेंट की सर्जरी होनी है। फिर इसके बाद पूछते साइट मार्क हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। साइट मार्किंग पूछ ली। फिर एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक कंप्लीटेड। अब इसमें क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एटलीस्ट 2 लोगों का होना इसमें बहुत जरूरी है, एक तो नर्स का और एक एनेस्थेटिस्ट का। तो यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट का रोल आएगा, तो एनेस्थेटिस्ट से पूछा जाएगा कि एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंफर्म्ड है या नहीं है। बेसिकली इसमें पूछा जाएगा कि आपका जो एनेस्थीसिया मशीन है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया या पहले से कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। तो जो भी एनेस्थीसिया ड्रग से रिलेटेड जो भी चेकलिस्ट है वो आप एनेस्थेटिस्ट से कंफर्म कर लोगे। डिफिकल्ट एयरवे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आप एनेस्थेटिस्ट के साथ कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है? अगर डिफिकल्ट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कोई परेशानी होने वाली है, तो जो पूरी टीम रहेगी वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी। इसलिए यहाँ पे ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फेजेस आएंगे, ये आएंगे हम, ये जो चीजें आएंगी ये हम साइन इन वाले फेज में कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर ऑन पेशेंट फंक्शनिंग और नॉट, ठीक है, ये मशीन से रिलेटेड है, तो ये भी हम एनेस्थीसिया वाले से कंफर्म कर लेंगे, एनेस्थेटिस्ट से कंफर्म करेंगे। फिर पूछेंगे कि कोई नॉन एलर्जी है या नहीं है, डिफिकल्ट एयरवे है, एस्पिरेशन के रिस्क है या नहीं है। फिर एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा जो कंपोनेंट साइन इन में जो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी कंपोनेंट है, बट जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन चीज है, साइन इन में हम पूछ लेंगे पेशेंट से, डॉक्टर से और एनेस्थेटिस्ट से कि एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस पूछेंगे। ठीक है, हम पेशेंट का कंफर्मेशन कर लेंगे। कंफर्मेशन ऑफ पेशेंट, एनेस्थीसिया चेकलिस्ट, ठीक है, और जो नॉन एलर्जी है कोई या नहीं ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको साइन इन में बेसिकली ये सब चीजें पूछनी है, सर्जिकल साइट पूछनी है, ठीक, प्रोसीजर कंफर्म कर लेना है और कंसेंट कंफर्म कर लेना है। तो ये सारी चीजें हम लोग साइन इन में कंफर्म करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन रहेगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी हमारी नर्स की, एनेस्थेटिस्ट की, ठीक है, एटलीस्ट, और सर्जन भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का तो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जन, नर्स का और एनेस्थेटिस्ट का, ठीक है। कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर, एंड एनेस्थेटिस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा साइन इन फेज। साइन इन फेज कब हो रहा है? प्री इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है।
तो ये फेज हमारा जो आ रहा है साइन इन, वो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, पेशेंट का कंफर्मेशन, अगर मान लो गलत पेशेंट आ गया, आपने पहले ही उसको एनेस्थीसिया बेहोश कर दिया तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको पहले ही पूछ लेना है उसको ड्रग देने से पहले कि पेशेंट कंफर्मेशन ठीक है या नहीं है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा साइन इन। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था हमारा टाइम आउट। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है हमारा टाइम आउट। अब टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट जो फेज है वो होता है हमारा बिफोर गिविंग इंसीजन टू द स्किन। ठीक है, इंसीजन देने से पहले, यानी कि चीरा लगाने से पहले जो हम चीजें कंफर्म कर रहे हैं वो होता है हमारा टाइम आउट फेज में। तो टाइम आउट फेज क्या है? टाइम आउट ये कब हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है हमारा बिफोर गिविंग इंसीजन टू द स्किन। ठीक है, वो एनेस्थीसिया ड्रग देने से पहले हो रहा था और ये स्किन पे इंसीजन लगाने से पहले हम कर रहे हैं टाइम आउट। तो बिफोर इंसीजन टू स्किन। क्लियर है? तो अब टाइम आउट में क्या पूछा जाएगा? तो टाइम आउट में इन्वॉल्वमेंट किन किन की रहेगी? टाइम आउट में इन्वॉल्वमेंट रहेगी तीनों लोगों की जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो टाइम आउट में रहेगी नर्सिंग ऑफिसर, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन। ठीक है, तीनों कंफर्म करेंगे इस चीज को टाइम आउट में जो जो कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो उसके सब पॉइंट्स है। तो टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट अगर देखें तो बिफोर स्किन इंसीजन दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेटिंग नर्स है, ठीक है, वो पूछेगी कि कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स। तो जो भी सर्जन होगा, जो चीफ सर्जन होगा, असिस्टेंट सर्जन होगा, एनेस्थेटिस्ट कौन पोस्टेड है, स्क्रब नर्स कौन है, ये सब अलाउडली अपना नाम कंफर्म करेंगे, अपना रोल कंफर्म करेंगे। ठीक है, कोई सर्जन है तो वो अपना नाम बता देगा कि आई एम डॉक्टर ये XYZ और आई एम द चीफ सर्जन। ठीक है, फिर जो उनका असिस्टेंट होगा वो अपना नाम बताएगा, जो स्क्रब नर्स होंगी वो अपना नाम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब लोग अपना नाम और अपना रोल कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां हो जाएगी कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स। देन सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म पेशेंट साइड, प्रोसीजर एंड पेशेंट। ठीक है, अब तीनों मिलके फिर से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ ड्रग्स दी है, इसके बाद भी अगर मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो हम लोग अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अगर गलत पेशेंट ले आए हैं तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पेशेंट को कंफर्म करेंगे, पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसकी साइट बताएंगे, ठीक है, और क्या प्रोसीजर होने वाला है वो कंफर्म करेंगे। ठीक है, वहां पे 2 लोग कंफर्म कर रहे थे, यहाँ पे आपको 3 लोग कंफर्म करने वाले मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बेटर कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हर स्टेप पे जो बेसिकली चेकलिस्ट है ना, उसका काम ये है कि हमें अपनी जो एरर, जो ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है, जो एरर ओटी में हो सकती है जो कि होनी नहीं चाहिए, उस चीज को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, उस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो हर स्टेप पे हम लोगों को ये चांस दिया जा रहा है कि आप अपनी एरर को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो हम साइन इन में भी पेशेंट कंफर्म कर रहे थे, यहाँ पे भी हम पेशेंट कंफर्म कर रहे हैं इंसीजन लगाने से पहले। ठीक है, तो हमने साइट कंफर्म कर ली, पेशेंट कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट हम क्या कंफर्म करेंगे? एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी, हो सकता है कि मेजर सर्जरी होने वाली है, ठीक है, तो हो सकता है कोई रूटीन, जो रूटीन स्टेप्स होते हैं, हर सर्जरी के अपने अपने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि बेसिक अगर यूरेथ्रोप्लास्टी हो रही है तो उसके स्टेप्स अलग होंगे, है ना, और कोई और कोलिडोकल सिस्ट हो रहा है तो उसकी सर्जरी अलग हो रही है, उसके अपने स्टेप्स होते हैं। तो इस तरीके से हर सर्जरी के अपने अपने स्टेप्स होते हैं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा एनाटॉमी अलग हो, ठीक है, डिफिकल्ट एनाटॉमी हो, या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, तो ये रूटीनली नहीं होता है बाकी सारे केसेस में, तो इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कोई क्रिटिकल इवेंट तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, ब्लड लॉस हो सकता है, आपने जो प्री ऑपरेटिव में फेज में बताया था, और साइन इन फेज में जो आपने बताया था, हो सकता है उससे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो उसमें सर्जन आपको कंफर्म करेगा कि हाँ, इसमें ये मेरा क्रिटिकल स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी क्रिटिकल स्टेप्स होने वाले वो सर्जन से कंफर्म कर लेना, सर्जन आपको खुद बताएगा। फिर एनेस्थीसिया टीम से क्या कंफर्म करोगे? कोई पेशेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है आपका। ठीक है, हो सकता है कि
ड्यूरिंग इंट्यूबेशन उसको कोई इंजरी हो गई हो, ठीक है, या हो सकता है कि लेरेंजियल स्पाज्म हो रही है, कुछ भी हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है इंट्यूबेशन में, तो वो आपको कंफर्म करना है एनेस्थेटिस्ट है कि आपकी तरफ से तो पेशेंट को लेके कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है, तो ये आप कंफर्म कर लोगे। फिर नर्सिंग टीम, जो नर्स है, जो स्क्रब नर्स है, वो क्या करेगी, वो आपको बताएगी कि जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं जिनसे हम सर्जरी कराने वाले हैं वो स्टेराइल है या नहीं है, वो स्टेरिलिटी को कंफर्म करेगी कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भेजते हैं ऑटोक्लेविंग के लिए तो उसमें इंडिकेटर्स डाल के भेजते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इंडिकेटर्स को देख के कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे स्टेराइल है या नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स का हमने स्टेरिलिटी कंफर्म कर लिया, वो आपको जो स्क्रब नर्स है वो बताएगी, ठीक है। फिर आप उनको पूछोगे कि आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हो ड्यूरिंग सर्जरी, हो सकता है हार्मोनिक मशीन यूज कर रहे हो, ये जो कॉटरी मशीन है वो यूज कर रहे हैं ना, डिफरेंट सर्जरी में हम लोग बहुत सारे, एक सर्जरी कंडक्ट करने में ना काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही यूज कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम लोग काफी सारी चीजें यूज कर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो क्या नाम है, कैमरा है, लाइट सोर्स है, ये काफी चीजें होती है, ठीक है, तो वो जो कंफर्म करेंगे कि हो सकता है कि हमारा लाइट सोर्स खराब हो रखा हो, तो ये सब चीजें ना आपको स्क्रब नर्स कंफर्म करेगी, नहीं मेरे पास जो इक्विपमेंट्स आज मैं यूज करने वाले वो ठीक है, अच्छे से वर्किंग है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए वो स्टेराइल है, तो ये सब कंफर्म जो करेगी स्टेरिलिटी वो आपको स्क्रब नर्स करेगी। क्लियर है। तो इस फेज में तीनों की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसमें तीनों इन्वॉल्व रहेंगे, सर्जन भी, एनेस्थेटिस्ट भी और स्क्रब नर्स भी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर भी। फिर उसके बाद एनेस्थेटिस्ट से पूछना है क्या आपने एंटीबायोटिक दे दी इसको 60 मिनट्स पहले, जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस होता है, ठीक है, सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग हर पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक देने का जो मिनिमम टाइम है कि आप एंटीबायोटिक बिफोर 60 मिनट दे दो, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कब देते हैं, तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस जो हम देते हैं वो 60 मिनट्स बिफोर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग को काम करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, ठीक है, तो 1 घंटा पहले हम लोग उसको दे देते हैं, सर्जरी स्टार्ट, इंसीजन लगने से 1 घंटा पहले हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक दे देते हैं, जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक रहेगा, ठीक है, उसका फुल डोज हम लोग उसको दे देते हैं। तो ये चीज एनेस्थेटिस्ट आपको कंफर्म करेगा कि एंटीबायोटिक दे दी है या नहीं दी है, अगर नहीं दी है तो उसको यहाँ पे जब चेकलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब अलाउडली आपसे पूछा जाए तो अगर वो भूल भी गया होगा तो उसको याद आ जाएगा नहीं मुझे एंटीबायोटिक देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एरर को एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है अगर आप कोई ना पूछता तो वो भूल ही जाते कि एंटीबायोटिक भी दी है या नहीं दी है। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो चेकलिस्ट है वो हमें यही हेल्प कर रही है कि जो एरर्स हो सकती है लेकिन वो हमें करनी नहीं है, ठीक है, तो वो आपको याद दिला रही है कि भाई ये एरर्स हो सकती है, तो आप देख लो आपने सही तरीके से आप अपना काम कर रहे हो ड्यूरिंग इंटर ऑपरेटिव फेज या नहीं कर रहे हो। क्लियर है। तो 60 मिनट्स बिफोर हम लोग को इंसीजन से पहले एंटीबायोटिक जो भी उसका पेशेंट का प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है वो उसको दे देना है। क्लियर है। फिर ये तो हो गया हमारा टाइम आउट में, ठीक है, फिर टाइम आउट हो गया, फिर आप पूछ लोगे कि जो भी क्या नाम है एसेंशियल इमेजेस हैं, ठीक है, हो सकता है कि थोरैक्टोमी करने वाले हो, ठीक है, तो क्या नाम है उसमें एक्सरे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। EHPVO की सर्जरी करते हैं तो उसमें POC वगैरह करते हैं, ठीक है, एक्सरेज देखते हैं, MRIs देखते हैं, ठीक है, तो जो भी एसेंशियल इमेजेस चाहिए हमें ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। अब सपोज करिए कि न्यूरो की कोई सर्जरी होने वाली है, ठीक है, क्रेनियोटमी या कुछ होने वाला है, अब CT MRI नहीं है तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, भाई सर्जन को कैसे पता चलेगा। तो ये सब एसेंशियल चीज है जो आप प्री ऑप में उसको तैयार कर रहे थे ना, इमेजेस के लिए आपने ब्लड रिपोर्ट्स भेजे थे, CT MRI जो भी नीडेड एसेंशियल चीजें हैं वो आपने तैयार कर दी, वो सारी चीजें अब यहाँ पे काम आएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज कंफर्म कर लेना कि इस सर्जरी से रिलेटेड जो भी एसेंशियल इमेजेस है वो यहाँ पे है या नहीं है, वो डिस्प्ले हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा हमारा टाइम आउट फेज में। टाइम आउट में कौन कौन इन्वॉल्व हो गया हमारा, टाइम आउट में इन्वॉल्व हो गए हमारे इन्वॉल्वमेंट किन किन की रहेगी, तीनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तीन कौन कौन है, टीम रहेगी हमारी नर्सिंग ऑफिसर,
सर्जन और एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट से आप टाइम आउट कंडक्ट करा लोगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइम आउट फेज। ये कब स्टार्ट हो रहा है? बिफोर गिविंग इंसिजन। फिर लास्ट आता है हमारा साइन आउट फेज। ठीक है, साइन आउट फेज कब होता है? साइन आउट फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है बिफोर पेशेंट लिविंग द OR। ठीक है, पेशेंट को OT से निकालने से पहले हम लोग साइन आउट कर लेते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं? साइन आउट में हम चेक कर लें, सर्जरी हो गई है, कंफर्म कर लिया है। ठीक है, वापस हम लोग कंफर्म करेंगे पेशेंट का, जो पेशेंट की जो टीम है, ठीक है, जो सर्जरी जिन्होंने कंडक्ट करी, वापस हम उन लोगों का नाम कंफर्म करेंगे कि जब खत्म हो गई है सर्जरी उस टाइम कौन कौन प्रेजेंट है टीम में। तो डॉक्टर अपना नाम कंफर्म कर लेगा, स्क्रब नर्स अपना कर लेंगे और एनेस्थेटिस्ट अपना नाम कंफर्म। तो इसमें कंफर्मेशन टीम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि प्रोसीजर क्या हमारा किया। हो सकता है कि हम प्लान तो करने गए थे क्या नाम है, हर्नियोटोमी, फिर हमें पता चला कि इसको तो अपेंडिसाइटिस भी है। ठीक है, तो हमने अपेंडिक्स भी रिमूव कर लिया। क्लियर है? तो ये पूरा ड्यूरिंग सर्जरी जो आप पहले से आपने प्लान किया हुआ है सर्जरी कि ये करेंगे, लेकिन जब OT में टेबल जब आपने पेशेंट को खोला, ठीक है, तब आपको कुछ और भी मिल गया, आपने उसकी भी सर्जरी कर दी है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है वो चेंज भी हो सकता है, एड ऑन हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं तो उसमें डॉक्टर को, सर्जन को पता नहीं होता कि क्या निकलने वाला है इस लेप्रोटमी में। ठीक है, तो जब सर्जरी होती है उसके बाद ही पता चलता है कि अच्छा ये हमारा प्लान रहेगा। तो जो आपने जो भी प्रोसीजर किया है अब पेशेंट पे, फाइनल जो प्रोसीजर हुआ है वो हम लोग लास्ट में कंफर्म करते हैं साइन आउट फेज में। ठीक है, तो इसमें नाम पूछ लेंगे हम सर्जरी का कि हमने क्या प्रोसीजर कर दिया है अब। फिर इंस्ट्रूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है साइन आउट में वो रहता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, स्पंज और निडल काउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है लास्ट एग्जाम्स में, तो साइन आउट फेज में क्या है? साइन आउट में क्या हो रहा है? साइन आउट जो है वो कब हो रहा है? ये हो रहा है बिफोर पेशेंट लीविंग OT। ठीक है, इसमें कौन इन्वॉल्व रहेगा? इसमें भी हमारे तीनों टीम मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, यानी कि नर्स भी रहेगी, सर्जन भी रहेगा और एनेस्थेटिस्ट भी रहेगा। ठीक है, तीनों टीम इन्वॉल्वमेंट है, तीनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। क्या क्या पूछने लगे हो आप इसमें? साइन आउट में जो सर्कुलेटिंग नर्स है वो वापस से टीम कंफर्मेशन कर लेगी। ठीक है, टीम कंफर्मेशन हो गया। क्या प्रोसीजर कर दिया आपने वो कंफर्मेशन कर दिया, प्रोसीजर कंफर्मेशन हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर स्टार्स में अगर बोला जाए तो भाई 5 स्टार 10 स्टार ले लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें? इंस्ट्रूमेंट्स काउंट। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि पता चला कि उसमें पेशेंट के अंदर कैंची रह गई, ठीक है, मॉप रह गया, गॉज रह गया, है ना, नीडल रह गई। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि ये गलती ना हो, तो जो सर्कुलेटिंग नर्स है वो कंफर्म, सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब नर्स जो है वो काउंट्स लेंगे। उन्होंने कितने इंस्ट्रूमेंट सर्जरी से पहले लिए थे वो लिया जाएगा, और कितने इंस्ट्रूमेंट्स अब आपके पास टेबल पे हैं, बाहर है, पेशेंट के अंदर तो कुछ नहीं है, ये सब दोनों कंफर्म करेंगे। ठीक है, और अलाउडली कंफर्मेशन देना है कि हाँ, सर्जन को बताना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट काउंट, नीडल काउंट और गॉज मॉप काउंट कंफर्म है, मतलब क्लियर है, सारी चीजें पेट से बाहर है, ऐसा नहीं है पेट के अंदर चली गई है पेशेंट के। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, नीडल एंड गॉज मॉप काउंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन आउट फेज में कंफर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट का काउंट, नीडल का काउंट, गॉज का काउंट, मॉप का काउंट, ये हम लोग साइन आउट फेज में कंफर्म करते हैं। क्लियर है?
तो फिर अब और क्या पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे कि पोस्ट ऑप में तो कोई स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है, हो सकता है कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े पेशेंट को, ठीक है, तो ये उसका स्पेसिफिक कंसर्न है। साइन इन में तो बोला था कि नहीं नहीं कोई कंसर्न नहीं है ऐसा, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल हो गया हो, ठीक है, एयरवे और क्या नाम है ठीक से मेंटेन ना हुआ हो, तो अब हो सकता है एक्सटूबेट ना कर पाए, ठीक है, तो और वेंटिलेटर पे जाने पड़े, तो ये कंसर्न आपको पहले ही बता देना है कि मेरा साइन आउट में कंसर्न रहेगा कि पेशेंट वेंटी पे जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको कौन बताएगा, एनेस्थेटिस्ट बता देगा। फिर पूछ लेना है कि जो स्पेसिमेन मिला है, ठीक है, स्पेसिमेंस निकल जाते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स का आपने ऑपरेशन किया, उसको हो सकता है कि हिस्टोपैथ के लिए भेजना पड़े, लैब्स में भेजना पड़े जांच के लिए, कल्चर वगैरह लिया हो कोई, तो वो प्रॉपर लेबलिंग हुई है उसकी नहीं हुई है, ये भी हम साइन आउट फेज में पूछते हैं। क्लियर है? तो और 3 को पूछ लेंगे आप, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट दोनों से कंफर्म कर लेंगे कि कोई पोस्ट ऑप का कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है आपको पेशेंट को। हो सकता है कि सर्जन का कंसर्न हो कि पोस्ट ऑप में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, तो आपको सर्जन बताएगा कि हाँ मेरा ब्लीडिंग कंसर्न है, एनेस्थेटिस्ट बताएगा कि हाँ एयरवे डिफिकल्ट है इसका, तो हो सकता है वेंटी की जरूरत पड़े, तो ये कंसर्न्स आपको साइन आउट में पहले से पता चल जाएंगे, ठीक है, तो इससे आपका क्लियर रहेगा कि हाँ मेरा पेशेंट क्रिटिकल होके जा रहा है या फिर ठीक हो, मतलब नॉर्मल फेज में होके जा रहा है, ठीक है, तो आप जब आगे ओवर दोगे, जब आप पोस्ट ऑप में पेशेंट को ले जा रहे हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही केयर हो जाएगी। तो ये जो हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, ये हमारी इस चीज में भी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली इसके पर्पस क्या हो जाएंगे, तो अगर मैं पर्पस की बात करूं कि पर्पस क्या रहेंगे सेफ्टी चेकलिस्ट के, तो वो रहेंगे अवॉइड एरर्स, ठीक है, एरर्स ना हो कोई भी, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी इंट्रा ऑपरेटिव फेज में उस चीज को अवॉइड कर रही है, आपको हर फेज पे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको पूछोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपको एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, तो टू अवॉइड एरर्स, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, सब में बेटर कम्युनिकेशन रहेगा, सबसे बड़ा एरर तो यही है कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट गॉज मॉप अगर पेशेंट के अंदर रह जाता है, सबसे बड़ा मेडिको लीगल इश्यू जो है वो हमारा यही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद बेटर कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर लेंगे और फॉर बेटर रिकवरी। अब रिकवरी कैसे, आपने लास्ट में साइन आउट में पूछ लिया था कि आपका पोस्ट ऑप कोई कंसर्न तो नहीं है, ठीक है, जब आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा कंसर्न इसका ब्लीडिंग है, तो आप पोस्ट ऑप में पहले से ही अवेयर रहोगे कि मुझे इसको जो मेनली देखना है वो ब्लीडिंग के लिए देखना है, ठीक है, तो उसकी रिकवरी में आप इंप्रूव कर पाओगे, उसको बेटर रिकवरी दे पाओगे। क्लियर है? तो ये हमारे पर्पस हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में 19 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है, 19 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो 19 कंपोनेंट्स हो गए, WHO ने दिया है ये सेफ्टी चेकलिस्ट। 3 इसके फेजेस होते हैं, नंबर 1 साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है सिटोसो। क्लियर है? तो साइन इन में हम देख रहे थे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया ड्रग्स यानी कि इंडक्शन, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, उस फेज में जो भी हम चीजें पूछ रहे हैं वो होता है साइन इन, ठीक है। टाइम आउट में टाइम आउट कब कर रहे हैं, टाइम आउट हम कर रहे हैं बिफोर गिविंग इंसिजन, इंसिजन देने से पहले जो भी हम पूछ रहे हैं वो होता है टाइम आउट। और साइन आउट कब हो रहा है, बिफोर पेशेंट लिविंग द ओटी, ठीक है, ओटी से बाहर निकालने से पहले हम जो चीजें पूछ रहे हैं वो हम पूछ रहे हैं साइन आउट फेज में, ठीक है। फिर साइन इन फेज जो है, ठीक है, जो साइन इन फेज है, साइन इन में इन्वॉल्वमेंट किस किस की रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की और एटलीस्ट एनेस्थेटिस्ट की, यानी कि इन 2 लोगों को तो रहना बहुत ही जरूरी है। सर्जन हो ना हो वो डिपेंड करता है, लेकिन एनेस्थेटिस्ट और नर्स का होना तो इंपॉर्टेंट है, तभी ये साइन इन कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। साइन इन में क्या होता है, एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस पूछ लेते हैं, कंफर्मेशन ऑफ पेशेंट देख लेते हैं कि पेशेंट सही आया है हमारे पास, सर्जरी वाला जिसकी सर्जरी होनी थी वही पेशेंट है या नहीं है,
किस साइड, कौन सी साइड की होने वाली है, लेफ्ट साइड की होने वाली है, राइट साइड की होने वाली है, क्या सर्जरी होने वाली है, पहले से कोई पेशेंट को नॉन एलर्जी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम चीजें पूछते हैं साइन इन में। फिर नेक्स्ट हम टाइम आउट में क्या करते हैं, टाइम आउट क्या होता है, वो स्किन पे इंसिजन देने से पहले पूछा जाता है। ठीक है, टाइम आउट में हम लोग एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पूछ लेते हैं कि पेशेंट को एंटीबायोटिक फुल डोज दिया है या नहीं दिया है 1 घंटा पहले। इन्वॉल्वमेंट किस किस की रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की, सर्जन की और एनेस्थेटिस्ट की, इसमें तीनों रहेंगे। ठीक है, इसमें आप एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस पूछ लोगे सर्जन से कि क्या क्या कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस होने वाला है, कोई क्रिटिकल स्टेप्स तो नहीं है। ठीक है, रूटीन स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं या क्रिटिकल स्टेप रहने वाला है, तो ये आप सर्जन से कंफर्म कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद साइन आउट आता है। साइन आउट कब होता है कि जब पेशेंट ओटी को छोड़ने से पहले जो भी हम पूछ रहे हैं वो होता है हमारा साइन आउट। ठीक है, इसमें भी तीनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन की। इसमें क्या है, वापस से हम टीम कंफर्मेशन करेंगे, टीम का नाम पूछा जाएगा कि कौन डॉक्टर चीफ सर्जन था, कौन असिस्टेंट सर्जन था, कौन स्क्रब नर्स थी, कौन एनेस्थेटिस्ट था ड्यूरिंग सर्जरी। फिर उसके बाद प्रोसीजर कंफर्मेशन कर लेंगे कि क्या सर्जरी हुई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, नीडल और गॉज मॉप काउंट। ठीक है, ये रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट फेज। फिर इसमें लेबलिंग को जो सैंपल्स हैं, ठीक है, जो भी स्पेसिमेन है उसकी लेबलिंग करेक्ट हुई है नहीं हुई है, ये सब हम लोग साइन आउट में कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, पर्पस क्या रहेगा चेकलिस्ट का, टू अवॉइड एरर्स, फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड फॉर बेटर रिकवरी। ठीक है, ये तीन हमारे बेसिकली तीन जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे पर्पस है, हम चेकलिस्ट क्यों कर रहे हैं, वो हमारे इन 3 चीजों को फॉलो करने के लिए हम लोग ये चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव देख लिया हमने, इंट्रा ऑपरेटिव देख लिया, अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव कब हो रहा है, जब पेशेंट ओटी से बाहर आ गया। ठीक है, पेशेंट ओटी से आउट हो गया और रिकवरी रूम में पहुंच गया। क्लियर है, तो यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर आ गया यहां स्टार्ट हो गया, और यहां पे सॉरी ओटी से तो बाहर आ ही गया है। ठीक है, यहां पे रिकवरी रूम में आ गया, और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता, टिल डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज, यानी कि पेशेंट आपका ओटी से निकल के रिकवरी रूम में जैसे ही आया उस टाइम से आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाएगी, और कब तक चलेगी, जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तो वो हो जाएगा हमारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के बाद वाला फेज। क्लियर है, अब कब से शुरू हो जाता है, बिगिंस इन रिकवरी रूम एंड कंटिन्यूज अंटिल डिस्चार्ज। ठीक है, नर्स का रोल क्या रहेगा, जैसे ही पेशेंट आपके पास आया है हम फॉलो करेंगे एबीसी अप्रोच, है ना। एबीसी अप्रोच बताया हुआ है, एबीसी अप्रोच क्या है, एबीसी अप्रोच है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे ही पेशेंट आया आपने सबसे पहले उसको मॉनिटर कनेक्ट करना है। ठीक है, और मॉनिटर कनेक्ट करते ही आप ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट रेट वगैरह देख लोगे, यहाँ आपका ब्रीदिंग और सर्कुलेशन कवर हो गया, और एयरवे आप फटाफट उसको ऑक्सीजन लगा दोगे। ठीक है, फेस मास्क लगा दोगे, तो आपका एयरवे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले अप्रोच करना है एबीसी। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑपरेटिव। फिर क्या बताया उन्होंने, फिर बताया हमारा पेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब पेशेंट आया है, ठीक है, अब उसको दर्द हो रहा होगा, भाई सर्जरी करा के आए तो दर्द तो हो रहा होगा ना। अब आपका मैनेजमेंट रहेगा पेन को लेके। पेन में हम लोग एनएसएड्स दे सकते हैं। ठीक है, एनएसएआईडीज दे सकते हैं और ओपियोइड्स दे सकते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग दे सकते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे सकते हैं। तो आपके उसको पेन को कम करने के लिए, सबसाइड करने के लिए हमें पेन मैनेजमेंट करना है। फिर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में डीवीटी हो सकता है,
और एटिलेक्टेक्सिस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया पड़ा था, है ना। एनेस्थीसिया का जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो एटिलेक्टेसिस होता है, ठीक है। तो एटिलेक्टेसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, और हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी हुई है, हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में उसको ब्लीडिंग और ज्यादा होने लगे। क्लियर है, तो ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो इन पे ध्यान देना है। पोस्ट ऑप जो नर्स रहेगी उसका ये रोल रहेगा। तो उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। आपने जो प्री ऑप में उसको पढ़ाया था, प्री ऑप फेज में जो उसको बताया था कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है ना, और क्या नाम है, ये स्पायरोमेट्री कैसे करनी है, ये वापस आप उसको पढ़ाओगे, ठीक है। उसको याद दिलाओ, उसको एनकरेज करोगे कि आप अब ये सब चीजें करने लगो, ठीक है। मोबिलाइजेशन उसको बताओगे। फिर वुंड केयर है, ठीक है। वुंड केयर में आप उसको क्या नाम है, वुंड देखोगे, ड्रेसिंग देखोगे कि ड्रेसिंग सोक है या नहीं है, किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है वुंड में, ठीक है। तो ये वुंड केयर आपको करनी है। मेडिकेशंस, जो भी मेडिकेशंस नीडेड है पेशेंट को बताना है, उसको एजुकेट करना है, खुद भी देखना है कि उसको किन किन मेडिकेशंस की नीड हो सकती है, और फॉलो अप के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हो जाएंगे पोस्ट ऑप केयर में। अगर आसान शब्दों में बात करी जाए तो पोस्ट ऑप केयर में हम क्या क्या कर लेंगे, तो पोस्ट ऑप केयर में आप इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट आया तो उसमें क्या करोगे, अगर इमीडिएट केयर देखें, इमीडिएट केयर में आप सबसे पहले वाइटल साइंस चेक कर लोगे, ठीक है। वाइटल साइंस में हम एबीसी अप्रोच देख रहे थे। फिर वाइटल साइंस चेक कर लिया, आप ब्लीडिंग चेक कर लोगे, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है वुंड से, या फिर जो इंसिजन साइड है वहां से कोई ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, ये आपको इमीडिएटली चेक करना है। उसके बाद जो ड्रेन्स लगे हैं, कैथीटर्स लगे हैं, ठीक है, वो चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इमीडिएट केयर रहेगा। फिर उसके बाद ऑनगोइंग अगर केयर देखें, ऑनगोइंग केयर में क्या करेंगे, ऑनगोइंग केयर में हम लोग देख लेंगे कि पेन मैनेजमेंट, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में मैंने बता दिया आप ड्रग्स वगैरह दोगे, ठीक, पेन मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन करेंगे। इन्फेक्शन प्रिवेंट कैसे करोगे, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके। कैसे, अगर आप मान लीजिए कि जो वुंड ड्रेसिंग करने जा रहे हो, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स का हम फॉलो करेंगे। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, ठीक है, ग्लव्स पहनना है, प्रॉपर पीपीज यूज करनी है, और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, जो भी आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, गॉज मॉप, ये सब स्टेराइल यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो ऑनगोइंग, जो थ्रू आउट, उसको आप करना ही करना है। इमीडिएटली तो आपने उसके वाइटल साइंस, ब्लीडिंग और ड्रेन और कैथीटर चेक कर लिए, ठीक है, लेकिन जब तक पेशेंट आपका डिस्चार्ज नहीं हो जाता, वो हो जाएगी आपकी ऑनगोइंग केयर पोस्ट ऑप में ही। तो उसमें आपको पेन मैनेजमेंट करना है, ठीक है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट को उसी टाइम दर्द हो रहा हो सकता है उसको 10 दिन तक, 5 दिन तक दर्द रहे, तो आपको थ्रू आउट उसको केयर देनी पड़ेगी पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे जिस दिन आया बस उसी दिन हमने इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया, बस जी हो गया हमारा काम, नहीं। जब तक पेशेंट आपके पास है तब तक आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है, वो केयर देनी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप करोगे, उसको एनकरेज करना है, किस चीज के लिए, मोबिलाइजेशन एंड एम्बुलेशन, मोबिलाइजेशन के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, पेशेंट को एनकरेज करेंगे, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ पेशेंट को हमें धीरे धीरे मूव कराना चाहिए, ठीक है। अब आप मूव नहीं कराओगे तो उसको डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रिवेंट करने के लिए आप उस पेशेंट को एनकरेज करोगे कि थोड़ा थोड़ा आप चलना शुरू करो, आप उसको असिस्ट करोगे, ठीक है, उसको धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे, मूवमेंट शुरू करेंगे, ठीक है, उसको एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मोबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप सपोज करिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका एम्पुटेशन करना पड़ गया, ठीक, एम्पुटेशन करना पड़ गया। अब भाई
गैंग्रीन हो गया था, ठीक है, गैंग्रीन हो गया था तो उसका बेसिक फिर लास्ट स्टेज तो हमें एम्पुटेट ही करना पड़ता है लिम्ब को, ठीक है। अब अगर पेशेंट तो भाई किसी का हाथ चला गया या पैर चला गया, कोई भी अंग चला गया तो वो तो डिप्रेस हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये केयर तो देनी ही देनी है, ये सब तो फॉलो करना ही करना है, उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली भी उसको सपोर्ट करना है ना, उसको समझाना है, उसको बताना है कि ये क्यों करना पड़ा, ठीक है, आपके फायदे के लिए ही किया है, ठीक है, हम और तरीके से, आप निराश मत होइए, हम और तरीके से आप अपनी लिविंग जी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। फिर उसके बाद पेशेंट के साथ साथ फैमिली को भी एजुकेट करना है, ठीक है, फैमिली एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली एजुकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन दोनों को ही एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, फैमिली एजुकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। तो मेडिसिन से रिलेटेड हो या जो पोस्ट ऑप केयर्स हैं उनको भी बताना है कि आप घर लेके जाओगे पेशेंट को तो उनकी क्लीनिंग करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, तो ये सब एजुकेशन देनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मेडिकेशंस के बारे में कि इतने टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है, इतनी बार लेनी है, तो ये सब आप लोग पोस्ट ऑप केयर में फैमिली को भी एजुकेट करोगे और पेशेंट को भी एजुकेट करोगे। तो बेसिकली हमारी पोस्ट ऑप केयर्स में ये चीजें आती हैं। इसमें हम इमीडिएटली हम क्या क्या करेंगे, इमीडिएट केयर में हम वाइटल साइंस चेक कर लेंगे, ब्लीडिंग चेक करेंगे, ड्रेन और कैथेटर्स की पोजीशनिंग चेक कर लेंगे, ठीक है, वो अच्छे से सिक्योर है या नहीं है, ठीक, ये चेक कर लेंगे। फिर ऑनगोइंग केयर में क्या होगा, ऑनगोइंग केयर में हम पेन मैनेजमेंट करेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पेशेंट को मोबिलाइजेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए एनकरेज करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और फैमिली और पेशेंट को एजुकेशन देंगे। तो ये हो गए हमारे पोस्ट ऑप केयर में, ये एज अ पोस्ट ऑप नर्स हमारे नर्स के रोल रहेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों फेजेस, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। तो हमने तीनों फेजेस में नर्सेस, जो नर्स है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, उसके हमने रोल्स जान लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लिया, WHO चेकलिस्ट के बारे में जान लिया, उसके 19 कंपोनेंट्स देखे हमने, फिर उसके 3 फेजेस देखे, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। तो ये था हमारा पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, आप अपने कमेंट्स हमें, अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ और सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।